हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज़। सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि ये वाला जो टाइम है, अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है, ये परफेक्ट टाइम होता है आपका आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। चाहे आपको पता है कि इसकी नोटिफिकेशन आपकी 2024 में आनी है, बट स्टार्टिंग के जैन फेब में आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है और आपका मई जून जुलाई में एग्जाम्स भी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है कि आप अपनी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, ताकि आप इस बार का 2024 का जो पेपर है वो क्वालिफाई कर पाए। पर इस पेपर को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल हैं कि नहीं है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी कि आरबीआई एग्ज़ाम के लिए आपकी एज कितनी रिक्वायर्ड है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, यानी एलिजिबिलिटी कितनी है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आपका सिलेबस क्या है। तो देखिए, ये जो दो चीज़ें हैं ना, इन दो चीज़ों की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम पैटर्न कुछ भी हो और सिलेबस कुछ भी हो, वो हमारा काम है आपको प्रिपेयर करवाना, है ना। बट जो चीज़ आपको चेक करनी है वो ये दो चीज़ें हैं कि एज की एलिजिबिलिटी हो आपकी, वो उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर एज की एलिजिबिलिटी नहीं होगी, है ना, तो एज आपको चेक करनी है। और आपकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आपको देखनी है। वो भी एक बहुत ही जर्नल से क्वालिफिकेशन मांगते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें सिर्फ आपको कंसिडर करनी है। पर अगर आपको एग्जाम पैटर्न लगे कि ये तो थोड़ा मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपका इस पेपर को क्लियर करने में पूरा साथ देंगे, ओके। एंड सिलेबस जो है, कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम जो है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो हम कैसे आरबीआई ग्रेड बी के फेज़ 2 को क्वालिफाई करेंगे। तो ये भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, या फिर कई स्टूडेंट्स जो है वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जो कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का पेपर क्लियर करते हैं। और बहुत कम स्टूडेंट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ऐसे से, ठीक है। तो इसीलिए आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस फील्ड की है उसको लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ दो चीज़ें चेक करनी है, आपकी एज और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है क्राइटेरिया से मैच कर रही है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी एज के बारे में। तो आपकी जो रिक्वायर्ड एज है वो 21, हाँ जी, आपकी जो रिक्वायर्ड एज है वो है 21 to 30, करेक्ट। आपकी एज जो है वो 21 से 30 साल की होनी चाहिए, तभी आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर चेक करिए कि क्या आप इस एज के ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहे हैं कि नहीं, ओके। बट ठीक है, आप जिस एज में आप स्टार्ट करते हैं एग्जाम्स को देना, है ना, तो वो अराउंड 21 की एज ही होती है, ठीक है। और टिल 30 की एज आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके फेज 2 में आपका फाइनेंस आ रहा है, मैनेजमेंट आ रहा है, ईएसआई आ रहा है, तो इस वजह से आपको शायद लगता होगा कि सिर्फ बीकॉम वाला स्टूडेंट जो है वही इस पेपर को भर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी बहुत बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो आपका मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, कोई भी स्ट्रीम है चलेगा, बट आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। कम से कम आपके 60% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर्ड होने चाहिए, ओके। एंड सेकेंड, आपकी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन, मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन जो है वो आपकी नहीं मतलब क्वालिफाई हो रहा, ठीक है, मतलब परसेंटेज क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम यदि 55% मार्क्स है ना, वो भी आपकी किसी भी स्ट्रीम की चलेगी, तो आप इस पेपर को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी क्वालिफिकेशन है जो हर कैंडिडेट के पास होती है। ग्रेजुएशन, आजकल हर कोई ग्रेजुएशन करता है, वो किसी भी स्ट्रीम की चलेगी, और मार्क्स बहुत नॉर्मल से है, 60% तो आज की डेट में आप बहुत इजीली स्कोर कर लेते हैं। एंड अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 55% और 5% डाउन है आपके, इन केस अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए आरबीआई ग्रेड बी का पेपर यदि आप भरते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी के पेपर में आपके 3 लेवल्स में पेपर होगा। पहला है फेस 1 जिसको आपने करना है क्वालिफाई। इसका मतलब क्या है कि आपका फेस 1 जो है ना उसमें आपके स्कोर कुछ भी हो मैटर नहीं करते, वहां बस इतना मैटर करता है कि आपकी जो कट ऑफ आई है ना वो क्वालिफाई होनी चाहिए। आपकी जो भी कट ऑफ बनेगी फेस 1 का एग्जाम जब आप दे के आएंगे तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज है उसका 10 टाइम्स या जो भी उनकी ऑफिशियल क्राइटेरिया है उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों का पेपर क्वालिफाई करना है। और जैसे ही मेरिट लिस्ट में इतने स्टूडेंट्स उनके काउंट हो जाते हैं तो लास्ट स्टूडेंट का जो स्कोर होता है वो कट ऑफ बन जाती है। ठीक है, तो फेस 1 को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। करेक्ट। अच्छा, इसके बाद आपका फेस 2 का एग्जाम होता है जो 300 मार्क्स का है एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जो कि 75 मार्क्स का है। सो ऑल टुगेदर आपका जो पेपर या फाइनल स्कोर बनेगा वो 375 मार्क्स में से बनेगा। आपके 375 में से टोटल स्कोर आपके जो बनेंगे ना, जिसमें कि आपके फेस 2 के स्कोर्स एंड आपके इंटरव्यू के स्कोर्स जो है वो ऐड होंगे, तो उनके हिसाब से आपका पता लगेगा कि आपका जो पेपर है मतलब आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो फिर पता लगेगा आपको कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं पेपर को, मतलब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो रही है कि नहीं। सो फाइनल सिलेक्शन आपकी इन स्कोर्स में से देखी जाएगी। ठीक है, तो फेस 1 अगर आपका मतलब क्वालिफाई हुआ है, सपोज आपके जो भी कट ऑफ गई है, सपोज आपकी 50 कट ऑफ है, तो यदि आपके 51 स्कोर है और किसी और स्टूडेंट के 80 स्कोर है तो आप दोनों सेम पोजीशन पे है। किसी के ज्यादा है उसको कोई फायदा नहीं है, किसी के कम है उसको कोई नुकसान नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दोनों ने पेपर को क्वालिफाई किया है। मैटर करेंगे आपके फेस 2 के मार्क्स एंड इंटरव्यू के मार्क्स। और वैसे भी अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है ना वो फेस 2 की है, क्योंकि फेस 2 300 मार्क्स कवर कर रहा है ना, तो फेस 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी वजह से। और यही कारण है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है सबसे ज़्यादा टाइम जो लगाते हैं वो फेस 2 को प्रिपेयर करने में लगाते हैं। ठीक है, बट इस चक्कर में ये नहीं कि आपका फेस 1 और इंटरव्यू जो है वो निगलेक्ट हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेस 1 जो है उसका पेपर भी आपका बहुत अच्छे लेवल का आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें तीनों को रिक्वायर्ड टाइम देना होगा। ठीक है, निगलेक्ट आप किसी भी स्टेज को नहीं कर सकते। फेस 1 क्वालिफाई करना है, फेस 2 में से मार्क्स लेने हैं, है ना, फेस 2 में से हमें स्कोर्स अपने खींचने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 300 में से हमारा अच्छा स्कोर आ गया तो फिर टोटल हमारा बहुत अच्छा बन जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा टाइम अगर आपको देना है तो वो फेस 2 की प्रिपरेशन में देना है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअली फेस 1 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फेस 2 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एंड इंटरव्यू तो एक आपका मतलब आरबीआई रिलेट मतलब वो सारा इंटरव्यू जो होता है आपका कंटेंट रिलेटेड आरबीआई के रेगुलेशंस हो गए या बैंकिंग सेक्टर हो गया, उससे रिलेटेड आपका सारा इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, तो आपको मैं फेस 1 फेस 2 का एग्जाम पैटर्न भी अब बताऊंगी और साथ ही साथ इसका सिलेबस भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न फॉर फेस 1 देखिए क्या है। देखिए ये 4 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं फॉर योर फेस 1 एग्जामिनेशन। और आपका फेस 1 का पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है और 200 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक सवाल आपका 1 मार्क का ही होता है। और उसकी जो वेटेज ड्यूरेशन है 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे का पेपर है। सबसे पहले आपका जो कॉल लेटर आता है ना वो सिर्फ फेस 1 के लिए आता है। तो फेस 1 का पेपर जो होगा उसमें आपको ये 4 सब्जेक्ट सबसे पहले आपको प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, और वेटेज अगर मैं आपको दिखाऊं, जर्नल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपकी मैक्सिमम वेटेज अगर मैं देखूं तो वो है जर्नल अवेयरनेस की और रीजनिंग की। तो इसीलिए मतलब ये दोनों आपके थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं फॉर योर फेस 1 एग्जामिनेशन। बाकी आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस एंड आपके इंग्लिश लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस बार जो 2023 में आपका पेपर हुआ था ना फेस 1 का, उसमें जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग रहा था, देखो पेपर
आपका जो एग्जाम, आपका आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का पेपर है फेस 1, ऑनेस्टली इजी नहीं होता, ठीक है। हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें, वो सबको पता है और सभी उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, है ना। बट आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि इस बार अनएक्सपेक्टेडली जर्नल अवेयरनेस जो है ना वो मुश्किल आ गई थी। अब देखो आप सोच रहे होगे कि जर्नल अवेयरनेस कैसे मुश्किल हो सकती है, वो तो ऑलरेडी अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा होता है कि एक मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है जर्नल अवेयरनेस की एंडलेस है, वो आप पढ़ते रहोगे कुछ ना कुछ तो मिस होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज को पढ़ना है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि जर्नल अवेयरनेस को कैसे कवर करते हैं, किन टॉपिक्स को प्रेफर करते हैं पढ़ना, ठीक है, क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके आरबीआई ग्रेड बी की जर्नल अवेयरनेस के लिए। बट मैं आपको बताना चाहूंगी इस बार ना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आए थे 2023 में, आपके जर्नल अवेयरनेस के टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि आपको उन्होंने 4-4, 5-5 स्टेटमेंट्स का एक पैराग्राफ दे दिया, रीडिंग करनी थी और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो जैसे आपका फेज 2 में आते हैं ना सवाल, वैसे से सवाल आ रखे थे। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे कि ये नहीं कि आपने एक लाइन का सवाल है पढ़ा और आपको आता है तो मार्क कर दिया, नहीं आता तो छोड़ दिया, वो नहीं। आपको एक सवाल का आंसर देने के लिए पहले इतना पैराग्राफ रीड करना पड़ रहा था, 4-5 स्टेटमेंट्स का पैराग्राफ रीड कर रहे थे, और फिर उसके बाद अगर वो नहीं आता ना तो आपका वो टाइम भी देखो कितना वेस्ट हो रहा है। वन सिंगल स्टेटमेंट में तो आप पढ़ते हो, आता है तो करते हो, नहीं हो रहा तो एक लाइन पढ़ने में कितना ही टाइम लगता है। पर यदि आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहां पे आपने 4-5 स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद रियलाइज किया मुझे तो इसका आंसर आता ही नहीं, वो टाइम कितना वेस्ट हुआ। तो इस बार की जर्नल अवेयरनेस जो है वो बहुत ही शॉकिंगली काफी डिफरेंट पैटर्न के हिसाब से आ गई थी। तो स्टूडेंट्स इस बार फेज 1 में जर्नल अवेयरनेस को लेके बहुत पैनिक किए हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि ये सब इजी आया था, ये सब पहले भी मुश्किल आता था और इस बार भी मुश्किल ही आया। रीजनिंग आपका, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव इस बार भी मुश्किल आया, बट जो आपकी जर्नल अवेयरनेस है ना वो एक अलग ही लेवल की थी। तो स्टूडेंट्स ये है आपका एग्जाम पैटर्न, ओके। और मैं आपको वही 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 80 मार्क्स फॉर जर्नल अवेयरनेस, 30 मार्क्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 30 मार्क्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड 60 मार्क्स फॉर रीजनिंग, ओके। एंड आपको ना सेक्शनल टाइम लिमिट भी आती है, ये ऐसा पेपर नहीं है कि आपका 2 घंटे आपको दे दिए कि 2 आवर्स का टाइम है, पेपर स्टार्ट कर दो और 2 आवर्स में आपका पेपर ओवर होगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले सपोज जर्नल अवेयरनेस ओपन हो रही है तो आपका पेपर जब स्टार्ट होगा ना सिर्फ 25 मिनट्स के लिए आपका पेपर ओपन होगा और उसका सिर्फ जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन ओपन होगा। जैसे ही आपके 25 मिनट्स ओवर होंगे, अब चाहे आपने 15 मिनट में वो सारा सॉल्व कर लिया, पर वो 10 मिनट्स आपको वेट करनी पड़ेगी बाकी सेक्शंस के अनलॉक होने की। एट ए टाइम आपका एक ही सेक्शन जो है वो अनलॉक होता है, ठीक है। तो सपोज पहले जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन ओपन हुआ फॉर 25 मिनट्स, 25 मिनट पूरे होते ही ये लॉक हो जाएगा और उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ओपन होगा फॉर 25 मिनट्स, फिर ये लॉक हो जाएगा, फिर इंग्लिश ओपन होगा फॉर 25 मिनट्स एंड फिर ये लॉक हो जाएगा और उसके बाद 45 मिनट्स के लिए रीजनिंग का ओपन होगा और जैसे ही 45 मिनट्स ओवर होंगे आपका पूरा पेपर लॉक हो जाएगा, ओके। तो ये हाँ सीक्वेंस इनका ऊपर नीचे रहता है, कई बार वो मोस्टली वैसे वो आपको ना पहले इंग्लिश और मैथ्स देते हैं, है ना, वो चीज़ आपकी डिफाइंड नहीं है नोटिफिकेशन में कि वो इन 4 सब्जेक्ट्स में से पहले कौन सा देंगे, ये आपका डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी सेक्शनल टाइम लिमिट भी है, ठीक है। और इसी तरह से जब कट ऑफ आती है ना फेज 1 की, आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी आती है और आपकी टोटल एग्रीगेट कट ऑफ भी आती है। यानी आपकी इंग्लिश की एक कट ऑफ बनेगी, रीजनिंग की एक कट ऑफ बनेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक कट ऑफ बनेगी, जर्नल अवेयरनेस की एक कट ऑफ बनेगी। आपको वो सब्जेक्ट वाइज भी क्वालिफाई करनी है और उनका टोटल जो आपका टोटल 200 में से जो आपका स्कोर आ रहा है उसकी एक अलग कट ऑफ होगी। मतलब आपकी इन सबकी कट ऑफ है, आपको ये वाली कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी है और ये भी करनी है, ओके। सपोज इन केस आपका, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सको। तो देखिए सपोज आपकी जर्नल अवेयरनेस की 10 गई है कट ऑफ, क्वांट की भी 10 गई है, इंग्लिश की भी 10 गई है और रीजनिंग की भी 10 गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी टोटल कट ऑफ 40 बनेगी, टोटल कट ऑफ इससे भी ज़्यादा होएगी 55। तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी स्टूडेंट की सेक्शन वाइज तो कट ऑफ क्लियर हो जाती है पर उसका टोटल जो है वो कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, या कई बार आपकी ये वाली कट ऑफ क्लियर हो जाती है कि आपका 55 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है पर आपके मैथ्स में 8 नंबर आए हैं, तो इस वजह से पेपर क्लियर नहीं हो रहा।
तो आप देख रहे हैं कि पूरा एग्जाम पैटर्न में तभी आपको डिटेल में बता रही हूँ कि हमें ये नहीं सोचना कि आप में से कहीं ऐसा भी कहते हो कि जर्नल अवेयरनेस और रीजनिंग करके चले जाएंगे बस, क्योंकि इससे हमारे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो देखिए फिर आपके कहीं ऐसा ना हो कि क्वांट और इंग्लिश में कट ऑफ ही क्लियर ना हो, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका फेज 1 का एग्जाम पैटर्न, जिसमें कि आपको इन चारों सब्जेक्ट्स को फोकस करना पड़ेगा। बट आपको मैं ये बता दूं कि 200 में से आपका जो भी स्कोर आएगा वो काउंट नहीं होना फाइनल स्कोर्स में, क्योंकि आपको सिर्फ इस पेपर को क्वालिफाई करना है, ठीक है। और यदि आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं फिर आपका कॉल लेटर आएगा फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। ओके, तो अब मैं आपको फेज 2 का एग्जाम पैटर्न बताने जा रही हूँ। अच्छा, एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगी फेज 2 का पैटर्न बताने से पहले, कि आप जब इनको सॉल्व करते हैं ना, आप जब मतलब एक अपना प्रिपरेशन करते हैं इन एग्जाम्स की, ये मत सोचना कि फेज 1 पहले होगा तो पहले हम फेज 1 की तैयारी करेंगे फिर फेज 2 की तैयारी करेंगे। देखिए महीने के अंदर सब हो जाता है। आपका फेज 1 होगा, उसके 20-25 दिनों में ही आपका, मतलब 20-25 दिनों के अंदर ही आपका फेज 1 का रिजल्ट भी आ जाएगा, और फेज 2 पेपर महीने के अंदर ही हो जाएगा। और महीना बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होता है टू प्रिपेयर फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। ओके, फेज 2 एग्जामिनेशन की तैयारी तो आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी, अक्टूबर नवंबर में आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप इस पैटर्न में मत जाना कि आप अभी स्टार्ट करोगे तो पहले फेज 1 की तैयारी कर रहे हो और फेज 1 क्लियर होगा तभी हम फेज 2 की तैयारी करेंगे। दैट इज नॉट द प्रॉपर अप्रोच टू क्रैक योर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जामिनेशन। आपको पूरा प्रिपेयर करना है, करेक्ट। आपको पूरा पेपर, जैसे कि यूपीएससी में होता है, आप पूरा साल प्रिपरेशन करते हैं, पर पहले सीसैट क्वालिफाई होता है तभी आगे के पेपर्स होते हैं, तो आप पूरा साल सीसैट की तैयारी थोड़ा करते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ भी वही बात है कि आपका यहाँ पे भी आपको फेज 1 क्वालिफाई करके चाहे आप फेज 2 में अपीयर होंगे, पर आपको प्रिपरेशन जो है वो पहले से ही फेज 2 की स्टार्ट करनी पड़ेगी। इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी है जो प्रिपरेशन स्टार्ट ही फेज 2 से करते हैं और बाद में जब पेपर आने वाला होता है उससे 2-3 महीने पहले फेज 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो वो भी अच्छी अप्रोच है, क्योंकि फेज 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स है, वो आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा है पढ़ने वाला, है ना। तो फेज 2 बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, विदाउट इग्नोरिंग योर फेज 1, है ना। फेज 1 भी हमें करना ही है। तो चलिए, ये अगर आपका क्वालिफाई हो गया, कट ऑफ आ गई आपकी, तो फिर आपका कॉल लेटर आएगा फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन। अब फेज 2 एग्जामिनेशन में ना आपके 3 पेपर हैं। एक है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसको आप ईएसआई बोलते हैं। एक आपका इंग्लिश का पेपर होता है राइटिंग स्किल्स का, और एक आपका पेपर होता है फाइनेंस और मैनेजमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि हाँ जी, तो ये आपका जो पेपर मैंने आपको बोला 300 मार्क्स का है। किस तरह से, तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को ईएसआई भी बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा ईएसआई, है ना। तो ये देखिए, ये 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 इंग्लिश का 100 मार्क्स का, और पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का आपका 100 मार्क्स का। तो देखिए पैटर्न क्या है, पेपर 1 में आपके 2 पार्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर के 30 सवाल होंगे और टाइम भी आपको 30 मिनट्स का मिलेगा, और स्कोर आपके 50 मार्क्स। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव में ना कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, तभी आपका टोटल स्कोर जो है वो 50 मार्क्स का है। तो टोटल 30 क्वेश्चन और मार्क्स टोटल 50 होंगे, कुछ कुछ सवाल 2 नंबर के होंगे, तभी टोटल आपका 50 मार्क्स का बनता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के 6 सवाल होते हैं, है ना, मतलब 6 आपको दिए होते हैं, 6 के 6 सॉल्व नहीं करने, आप उसमें से 4 सिलेक्ट करोगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से 4 क्वेश्चंस को चूज आउट करके सॉल्व करेंगे और आपको इसके लिए 90 मिनट्स मिलेंगे। और देखो, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको टाइप करना है, कीबोर्ड पे टाइप करना है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑल्दो कोई रिक्वायर्ड नहीं है नोटिफिकेशन में कि आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट हो, बट डिस्क्रिप्टिव पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मैं कह रही हूँ कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी बहुत फास्ट होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव के 3 क्वेश्चन आते हैं, एक प्रेसी राइटिंग होती है, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है और वो एक एसे देते हैं। और मोस्टली इनका जो कंटेंट होता है ना, आपका जो इकोनॉमिक न्यूज़ होती है ना, इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़ होती है, मोस्टली उन टॉपिक्स पे होता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंस और मैनेजमेंट, देखो ये दोनों बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो एक पेपर में आते हैं,
तो एक्चुअली इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मतलब फाइनेंस और मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा सिलेबस है, बट ये 2 सब्जेक्ट्स उन्होंने एक पेपर बना दिया है ना। जैसे ईएसआई तो एक ही पेपर है और एक ही सब्जेक्ट है, बट ये देखिए फाइनेंस एंड मैनेजमेंट 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है जिनका उन्होंने एक पेपर लेना है। और वही सेम पैटर्न ईएसआई वाला कि 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे और 50 मार्क्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। ओके, और डिस्क्रिप्टिव के आपके 6 सवाल होते हैं और 6 में से 4 आपको करने हैं, 2 कोई आप छोड़ सकते हैं, जो आप कंफर्टेबल है वो 4 अटेम्प्ट करिए। 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा और इसकी भी वेटेज आपकी कितनी है, 50 मार्क्स की है। ओके, तो ये आपका ओवरऑल फेज 2 का पैटर्न है। अब आपके कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि हम कैसे पढ़ेंगे फाइनेंस, हम तो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस हमें क्या पता, मैनेजमेंट हमें क्या पता, ईएसआई हमें क्या पता। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बहुत ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का पेपर क्वालिफाई किया है। तो ये थॉट अपने मन से निकाल दीजिए कि आपने पहले जो ग्रेजुएशन करी है वो किस स्ट्रीम में करी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में खुद ही लिख देते कि ग्रेजुएशन इन कॉमर्स होनी चाहिए। अगर उन्होंने लिखा है कि इन एनी स्ट्रीम, तो उनका पैटर्न भी तो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है ना। आपका जो ये सारा आना है तो ये बहुत ही बेसिक आना है, बहुत इन डेप्थ नहीं आता है ना। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, नो डाउट, बट नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों को। यदि आप आरबीआई का पेपर दे रहे हैं, आरबीआई की फंक्शनिंग में आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो आपको ये सब पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बस ये है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन होती है और आपको पढ़ना है। बट ये मैं आपको बता दूं कि इसको पढ़ना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स है ये सारे। कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का है, वो भी स्टूडेंट जो है बहुत आसानी से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है, क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ है। फाइनेंस हमारी डे टू डे लाइफ है, हम किसी भी स्ट्रीम के हो, मैनेजमेंट हमारी डे टू डे लाइफ है ना। तो ये चीज़ें हम बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। तो बस आपको वेल इन टाइम अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये है आपका पूरा एग्जाम पैटर्न। ओके, अब मैं आपको सिलेबस बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो आपका इंग्लिश का सिलेबस फॉर योर फेज 1 एग्जामिनेशन। तो आपके जो 30 क्वेश्चंस आते हैं उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एरर स्पॉटिंग, है ना, और मीनिंग, वो कैब बेस्ड क्वेश्चन। तो वही इंग्लिश का तो वो एक बेसिक सा सिलेबस है आपका, जो एक स्टैंडर्ड सिलेबस आपका चलता है। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में आपका रेशियो प्रोपोर्शन, मैथ्स फेज 1 की मैं बात कर रही हूँ, जिसको आपने क्वालिफाई करना है। ठीक है, और 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो 30 सवाल किसके होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, probability, approximation and simplification, quadratic equations very important. Okay, number series, inequality, stock and share, profit loss. तो मैं आपको बता दूं, इसमें से डाटा इंटरप्रिटेशन के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, आपके नंबर सीरीज के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, और आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो बस ये 4 करके चले जाते हैं। पर आपको मैं एक बात बता दूं कि आजकल जो डाटा इंटरप्रिटेशन आ रहा है ना, वो इन बाकी टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो ऑल इन ऑल आपको करना तो देखो सब कुछ पड़ेगा। बस ये है कि डाटा इंटरप्रिटेशन इस बार आपका जो आया था वो आपका ये प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड आया था। प्रॉफिट लॉस का ही नहीं आता होगा तो फिर डीआई कैसे सॉल्व करेंगे। तो मतलब डीआई में आजकल इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे ये सारे चैप्टर्स कवर कर लेते हैं वो डीआई में। तो अराउंड 10 to 15 आपके डीआई के हो जाते हैं, 5 सवाल आपके नंबर सीरीज के होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक के 5 होते हैं, तो 20-25 सवाल तो इसी में कवर हो गए। तो 5 क्वेश्चन बचते हैं 30 में से, वो बाकी सारे आपके जो टॉपिक्स है इतने सारे, इनमें से कुछ सवाल आपके आ जाते हैं। ठीक है, बट वही बात है, सिलेबस हमें पूरा करना पड़ेगा डीआई की वजह से, क्योंकि डीआई में आपके बाकी टॉपिक्स कवर होते हैं। चलिए अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग जिसके 60 क्वेश्चन आने हैं। तो आपके जो टॉपिक्स हैं, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉगिज्म,
इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, आर्ग्यूमेंट्स, अल्फान्यूमेरिक सिंबल सीरीज, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, वर्बल रीजनिंग, रैंकिंग, अरेंजमेंट एंड पैटर्न, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। और इसमें से मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पजल और सिटिंग, बिकॉज आपका हाफ ऑफ पेपर 60 क्वेश्चंस आपके रहेंगे फेस 1 में, और 60 में से अराउंड 25 to 30 और समटाइम्स इवन 35 क्वेश्चंस आपके जो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के ही होते हैं। सो दिस मेक्स दीज टू चैप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पजल और सिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके आरबीआई ग्रेड बी के फेस 1 के एग्जाम में। ओके, तो ये है आपका पूरा सिलेबस। और जर्नल अवेयरनेस में देखिए आपके करंट अफेयर्स तो मस्ट है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी प्लान्स, नेशनल इंस्टीट्यूट और बैंकिंग टर्म्स, ये सारी चीज़ें आती है। बाकी जर्नल अवेयरनेस तो देखो बहुत वास्ट है ना, बहुत वास्ट है। ये तो आपको मतलब बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इसके लिए, बट हाँ वो चीज़ें आपको हम बताते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब आपको गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, तो ये है फेस 1 के जो चैप्टर्स हैं, सॉरी फेस 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस। ओके, अच्छा अब मैं बात करूंगी फेज 2 की। तो फेज 2 में जैसा कि आपको पता है कि पेपर 1 जो आपका फेज 2 का पेपर 1 ईएसआई का है, उसमें आपका पहले तो देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आती हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। फिर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ओके, और ये सारा आपका ऑफिशियल सिलेबस है। जो आपका अभी मैं बता रही थी ना वो ऑफिशियल नहीं है, वो प्रीवियस पेपर को देख के मैंने आपको मतलब जो हमारा एक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वो थे। पर फेज 2 का सिलेबस नोटिफिकेशन में आता है। इनफैक्ट आपकी नोटिफिकेशन में बुक्स भी आती हैं कि कौन कौन सी बुक्स को आपको रेफर करना है। ठीक है, तो इसीलिए फेज 2 ये मैंने आपका जो ये सिलेबस दिखा रही है ये डायरेक्ट फ्रॉम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और फिर आपका ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सारी चीज़ें। और फिर सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया के ऊपर आपके बहुत सारे सवाल आते हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ ईएसआई। ठीक है, तो आगे हर चीज़ का उन्होंने बताया हुआ है कि आपने क्या क्या कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जर्नल फाइनेंस। पहले मैं फाइनेंस का आपको बताना चाहूँगी। देखिए फाइनेंशियल सिस्टम के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, जैसे कि स्ट्रक्चर और उनका फंक्शंस, आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई का ज़रूर आता है सवाल आपके पेपर में। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल। अब आप देख सकते हैं ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं आपको हो ही नहीं सकती इन चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम। रीसेंट डेवलपमेंट्स, रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, नॉन बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट्स इन डिजिटल पेमेंट्स। देन आपका फाइनेंशियल मार्केट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है आपके पेपर में। और कुछ जर्नल टॉपिक्स होते हैं जैसे कि आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, यूनियन बजट, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम स्टेटमेंट्स, इन्फ्लेशन। तो ये सारी चीज़ें आपकी फ्रॉम द फाइनेंस कवर होती है। अच्छा, फिर मैनेजमेंट के भी सवाल मैंने बताया कि एफएम बोलते हैं, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये दोनों कवर होते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, इसमें मैनेजमेंट को लेके इंट्रोडक्शन होती है, कुछ थ्योरीज हैं, वो सारी ये थ्योरीज लिखी हुई है, मैनेजमेंट थ्योरीज, मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट रोल्स हैं। तो ये फंडामेंटल्स आपके कुछ टॉपिक्स हैं, वो सारे कवर होंगे। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आता है, पर्सनैलिटी, मीनिंग, फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें है ना। कुछ आपकी मॉडल्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं, रीइंफोर्समेंट आता है आपका, परसेप्शन आता है ना। ये एल्डर्फर्स ईआरजी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैस्लो की थ्योरी, कंटेंट थ्योरीज, प्रोसेस थ्योरीज, ये सारी आपकी जो है मोटिवेशन थ्योरीज है। ठीक है, फिर लीडरशिप, ये लीडरशिप के बारे में ये सारी चीज़ें, ये पूरा एक चैप्टर है वो डिफाइन किया हुआ है कि लीडरशिप में से आपकी कौन कौन सी थ्योरीज आनी है, लिखी हुई हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस आपको मिलता है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, कन्फ्लिक्ट का चैप्टर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर आपका एथिक्स के ऊपर, एथिक्स एट द वर्क प्लेस एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस,
ये सब आपको मीनिंग ऑफ एथिक्स, व्हाई एथिकल प्रॉब्लम अकर इन बिजनेस, ठीक है, थ्योरीज ऑफ एथिक्स और ये सारी चीज़ें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको अभी मैंने फाइनेंस में भी बताया था, है ना, और कम्युनिकेशन बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार आता है कम्युनिकेशन का क्वेश्चन। तो ये है आपका मैनेजमेंट का सिलेबस, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि सिलेबस कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है, क्या करना है। अब आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो भी बन जाएगी और मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगी कि हमें अगर इस बार का 2024 का पेपर क्वालिफाई करना है तो हमें किस तरह से इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, ठीक है। तो अब कई स्टूडेंट्स हैं जो IBPS का पेपर दे रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि कईयों के मन में डर बैठा हुआ है कि RBI ग्रेड बी ऑफिसर का पेपर बहुत टफ है, हो नहीं पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा सिलेबस डिफाइंड है। इसकी बस इतनी प्रॉब्लम है पेपर की कि अगर आप वेल इन टाइम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको बहुत ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप 2 महीने पहले, 3 महीने पहले सोच रहे हैं कि हाँ तैयारी स्टार्ट करते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्रैक सच एग्जाम, बट अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे ना इसकी तैयारी तो आपके लिए RBI ग्रेड बी ऑफिसर 2024 का पेपर क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपके मन में जो भी दुविधा थी, मन में जो भी आपके सवाल थे रिगार्डिंग दिस एग्जाम ऑफ RBI ग्रेड बी ऑफिसर 2024, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और आप इसको भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस सेशन को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी जान सके इस एग्ज़ाम के बारे में। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगर आप रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम जिसमें कि आपके NABARD, RBI, सेबी, ये सारे अगर आप एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस मिलेंगे जिनमें हम आप सबकी पूरी मदद करेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम्स आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारी ऐप का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करिए हमारी ऐप जिसका नाम है सिविल स्टैप, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है, उसको क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं या जितना भी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है, ये सारी चीज़ें हम हमारे चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।